हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी हसलर्स। कैसे हैं आप? होप यू आर ऑल वेल। गाइस, मैं लगातार आपके लिए वीडियो डाल रहा हूं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिससे कि मैं इसको और बेटर तरीके से आपको प्रेजेंट कर सकूं। और गाइस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का हाफ पार्ट किया था, क्योंकि ये लंबा चैप्टर था, तो हमने उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और आपका आगे तक चलने वाला है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुने। चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक होते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो पहले हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन स्टेटमेंट्स। ये एक तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं इशूड बाय फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेशनल्स। यहाँ पे हम बोल रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेशनल, इसका मतलब चार्टेड अकाउंटेंट, बॉडी ऑफ अकाउंटिंग, सीए, ये एंड सीडब्ल्यूए, ये सब लोग जो जो अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। एंड इस दीज आर स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स। ये क्या है? यूनिफॉर्म रूल्स हैं, सिमिलर रूल्स हैं, और प्रैक्टिसेस फॉर ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हमें ये रूल फॉलो करना जरूरी होता है। दीज आर ए कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स। ये अकाउंटेंट्स पे एक तरीके के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और जो अकाउंटेंट्स को फॉलो करना जरूरी होता है। एंड दीज आर इम्पोज बाय लॉ और प्रोफेशनल बॉडी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की फीचर्स क्या है। गाइडलाइंस फॉर प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क, ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है, आउटलाइंस है, गाइडलाइंस है, सो दैट क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर, जिससे कि हम रिलायबल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर पाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी डिफरेंट अकाउंटेंट्स अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, एंड कंपेरेटिवली पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कहीं भी कंपेयर हो पाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, और अकाउंटेंट्स आर फ्री टू मॉडिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, एंड दीज आर प्रिपेयर्ड अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बीइंग रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसीलिए टाइम टू टाइम कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या किए जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या किए जाते हैं, रिवाइज किए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपल्सरी हैं, मैंडेटरी हैं। ऑल अकाउंटेंट्स हैव टू फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन मेड फ्लेक्सिबल। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? फ्लेक्सिबल है, मीन्स चेंजेस आर पॉसिबल। ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल। कोई भी ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस है तो वो ऑल्टरनेटिवली पॉसिबल है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि चार्जिंग डेप्रिसिएशन में भी थ्रू टू मेथड्स। हम पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के टू मेथड्स हैं। एक हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड है और एक हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है। हम चाहे किसी से भी अकाउंट बनाएं, रिजल्ट सेम आता है। तो इसलिए अकाउंटेंट्स आर फ्री टू फॉलो रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसलिए ये प्रिंसिपल्स क्या है? दीज आर फ्लेक्सिबल एंड मे बी modified according to the need of the accountants. ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए? एंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए। व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे हैव टू फॉलो द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स अबाउट द पॉलिसीज अडॉप्टेड। और जो भी हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स हैं, उनको हम क्लियरली ये बता पाएँ कि हमने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने में कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं। रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। और एक पर्पज इसका ये भी होता है कि डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो ना किया जाए, नहीं तो हमारे अकाउंट डिफरेंट हो जाएंगे एंड दे विल बिकम नॉन कंपेरेबल। एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। और हम इस बात को श्योर कर पाएँ कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंसिस्टेंट है, ट्रांसपेरेंट है, एंड कंपेरेटिवली इज पॉसिबिलिटी, हम कंपेयर कर सकें।
इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसका एक पर्पज ये भी है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलायबल है और क्रेडिबल है, कि मतलब वी कैन रिलाई ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम बताते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या लिमिटेशंस है। पहला क्या है, रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। यहाँ पे जो अकाउंटेंट्स है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। दीज आर मैंडेटरी टू बी फॉलोड एज प्रिपेयर्ड। तो इसलिए कोई भी इसमें इनिशिएटिव नहीं हो सकता। इफ द एनी अकाउंटेंट हैव एनी न्यू आइडिया, बेटर प्रेजेंटेशन, दिस कैन नॉट बी डन। Rigid in nature. These accounting standards are rigid in nature. They cannot be changed, and the accountants have to use only those methods which are prescribed by the accounting standards. Based on historical cost, these accounting standards, accounts are prepared on the historical cost. जो कि हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट बनाए जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन देयर ओरिजिनल वैल्यूज एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। लेकिन क्या है, इस एक हम पे ऑल्टरनेट जो है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारा दूसरा मेथड है, वहाँ पर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज़ नहीं करते। वहाँ पर हम क्या करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी शोन इन करेंट वैल्यू। और जो करेंट वैल्यू होती है वो फेयर वैल्यू होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू या करेंट वैल्यू हैव डिफरेंट वैल्यूज, इसलिए वहाँ पे हम उसको करेंट वैल्यू पे शो करते हैं, और इसलिए हमारे अकाउंट जो है मोर फेयर एंड ट्रू वैल्यू शो करते हैं। मैन मेड, एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। सब कभी कभी उसमें वेरिफिकेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। हर कंट्री का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई किया जाता है, एंड दे आर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री, सो दे चेंज ऑफन टू मीट द चेंजेस। जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस है उसको मीट आउट करने के लिए ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटेंट्स उनको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये क्या इनकी लिमिटेशंस है, कि इन लिमिटेशंस के चलते हुए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ये इसका सेकंड और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और जो कि मोस्ट पॉपुलर है। IFRS are accounting standard issued by the इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन। इसकी एक फाउंडेशन है, प्लस IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इन दोनों ने मिलके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किए हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट ए स्टैंडर्ड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बेसिकली ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये कंपनीज में फॉलो होते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फॉलो होते हैं, तो ये उसको प्रेजेंट करने का बेटर वे है, सो दैट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल। और इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली कंपेरेबल है एंड अंडरस्टैंडेबल है अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज, यानी कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। दे आर पर्टिकुलरली रेलिवेंट फॉर कंपनीज विद शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। और जो जितनी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में डील करती हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये कुछ रूल्स पे बेस्ड होते हैं। वो एजम्पशंस क्या होती हैं, अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। एक्रूअल एजम्पशन, एक्रूअल एजम्पशन क्या होती है, ड्यू एजम्पशन। एज पर दिस एजम्पशन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब व्हेन एंड वेयर ट्रांजेक्शंस occur they have to record, or we have to record them chronologically. Chronologically means time basis पे। when a transaction take place, it is to be recorded not at the time of settlement take place. Going concern, under this assumption the accounts are the organizations are assumed to be running for many years, तो indefinite life होती है organizations की, and accordingly the accounts are prepared and the business and the financial statements are prepared.
मेजरिंग यूनिट ऑफ एजम्पशन, जो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है? द मेजरिंग यूनिट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इज करेंट परचेजिंग पावर। इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है? करेंट परचेजिंग पावर। करेंट परचेजिंग पावर की मतलब द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट द करेंट प्राइसेस, दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। सो दे शो द फेयर एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कांस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशन, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये शो करते हैं कि कांस्टेंट परचेजिंग पावर जो है जो फेयर प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हम उनको एडजस्ट करते हैं। कांस्टेंट परचेजिंग पावर मींस वैल्यू ऑफ कैपिटल इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, जैसे प्राइस राइज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एसेट्स को जो है एडजस्ट करते हैं इन द इकोनॉमी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं, इसीलिए हम उसको रिवैल्यूएशन करते हैं कि एसेट्स की कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई और कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई। अब मैं बताता हूँ कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की नीड क्या है, क्यों बनाते हैं। इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट, जो ग्लोबल कैपिटल मार्केट क्या है? इंटरनेशनल मार्केट। तो अगर अकाउंट्स हमारे इस स्टैंडर्ड से बनते हैं तो हम इजीली इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। Because investors all over the world rely on financial statement prepared on IFRS, they are needed worldwide। तो चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में यही अकाउंट्स रिलायबल होते हैं इसलिए ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है एंड दे आर नीडेड वर्ल्ड वाइड। इजी मार्केट comparisons, international investors would like to compare financial statement based on internationally accepted set of accounting standard। तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो केवल इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर रिलाई करते हैं और इसी के बेस पे वो अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं। दिस फैसिलिटेट्स इन्वेस्टर्स टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट टू द नेशनल अकाउंटिंग। और इससे वो नेशनल अकाउंटिंग यानी कि किसी एक कंट्री की अकाउंटिंग पे बेस ना होके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे ही इन्वेस्टमेंट की अपनी प्लानिंग करते हैं। Uniformity in financial reporting, the adoption of IFRS brings uniformity। अगर हम अपने अकाउंट्स जो है IFRS के बेस पे बनाते हैं तो उसमें अकाउंट्स के होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं, कंपेरेटिबिलिटी पॉसिबिलिटी होती है एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी अकाउंट्स आर ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। इट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इससे हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो स्टैंडर्ड होती है प्लस क्वालिटी रिपोर्टिंग यानी कि ट्रू वैल्यू इज पॉसिबल। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रॉड, और जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग द कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड है वो लोअर हो जाती है। क्यों? प्रेजेंटली कंपनीज दैट ऑपरेट ऑन ग्लोबल एनवायरनमेंट हैव टू प्रिपेयर टू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कंपनीज जो इंटरनेशनली डील करती हैं उनको दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। वन सेट बेस्ड ऑन होम कंट्री, एक कंट्री के हिसाब से, एंड अनदर सेट बेस्ड ऑन IFRS, और दूसरा इंटरनेशनल बेस पे। इन केस ऑफ एडॉप्शन ऑफ IFRS, अगर कंट्रीज केवल अपने अकाउंट्स IFRS के बेस पे बनाती हैं तो दे हैव टू मेक वन सेट विच रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड फ्रॉम अब्रॉड। और जो कि हम अब्रॉड से फंड रेज करते हैं इजिली अवेलेबल हो सकता है। तो वी नीड नॉट टू मेंटेन टू टाइप ऑफ अकाउंट्स। True and fair valuation of assets. There is wide gap between existing Indian accounting standard and IFRS। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि एक हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड है और एक करंट वैल्यू बेस्ड है। इसीलिए assets are valued on historical cost under Indian accounting standards, whereas assets are reported at fair value under IFRS। तो यहाँ पे क्या है कि वो फेयर वैल्यूज पे शो करते हैं। तो फेयर वैल्यू किससे शो होती है? IFRS से। No possibility of commitment of fraud or manipulation of assets. There are tough and rigid rules for preparation and presentation of financial statement under IFRS। हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो अकाउंट बनाते हैं तो उनके टफ एंड रिजिड रूल्स हैं एंड इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, और अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, फ्रॉड करना, चेंजेस करना, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे मैंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट दी है। ये वो लिस्ट है जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हैं और जिसमें जो मेन है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रेवेन्यू रिकग्निशन। ये मेन है, बाकी आप सब इसको एक बार पढ़ के देखें और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इसी तरीके से मैंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के भी आपको लिस्ट दी है, एंड यू शुड आल्सो गो थ्रू देम। तो गाइज आज के लिए इतना ही, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट पोर्शन दिया, प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, और आप इसको इसमें जो भी आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं या जो भी बेटर है, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि हम इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर सके, जिससे कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि वो सब लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। और चूंकि यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, जहां से आप इसके इंपॉर्टेंट नोट्स ले सकते हो। गाइज ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत सारी बुक्स से कंसल्ट करके आपको रेडीमेड सॉल्यूशन दिए, तो प्लीज गो थ्रू देम। थैंक यू।